हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी 22 नवंबर का करेंटली का एपिसोड लेकर मैं आया हूँ। टोटल 5 आर्टिकल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड फर्स्ट आर्टिकल आपके सामने आपको दिख रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल जिसको हम मेंस के पर्पज से स्पेसिफिकली देखेंगे एंड 4 और आर्टिकल्स हैं जिसमें से 3 जो है द हिंदू से ही मैंने लिए हैं और एक जो है साइंस जो सेक्शन है कह लो एक्सप्लेन्ड में जो साइंस सेक्शन आता है उससे रिलेटेड मैंने लिया जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, साथ साथ टीडीएफ का एक क्वेश्चन आएगा इसी आर्टिकल से और मैप सीरीज। चलिए इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। आज तीसरा दिन है, डे 3 है। फर्स्ट डे मैंने अंडमान निकोबार को लेकर आप लोगों को टास्क दिया। सेकेंड डे आपको मैंने बोला कि जो इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और उन रिजर्व्स का मतलब कि जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं आपको नेम बताने हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्यों करवाया ये भी बताऊंगा। एंड आज का जो होमवर्क है आप लोगों के लिए वो ये है कि जो 58 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में अलग से इसको बनाना, उन मतलब कि जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स वाले लिस्ट बनाए ना उसमें मत इंक्लूड कीजिएगा। अलग से 58 टाइगर रिजर्व्स आपको आज शो करना है। अगर आपने ऑलरेडी इसको शो कर रखा है तो कोई बात नहीं, उसी इमेज को शेयर कर दीजिएगा, कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए, ब्रेक ना हो। अगर नहीं बनाया है तो नया बनाओ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ और या कर दूंगा फिर से आज। फाइन। तो आज क्या करना है, 58 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में जो है और स्टेट वाइज, तो इसीलिए पॉलिटिकल मैप की ज़रूरत है, ऐसी मैप की कि आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में है। अब मैं बताऊंगा कि आप लोगों को मैंने बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें 2 इंपॉर्टेंट स्पेसीज क्यों करवाया है। अगर आपको याद हो तो यूपीएससी क्या करता है, एक पार्टिकुलर स्पेसी जो है एनिमल का ले लेता है और बताता है वो किस पार्टिकुलर नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपको दिखेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसे फॉर एग्जांपल कोल डेजर्ट है या नीलगिरी, चलो बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी में ये पूरा रीजन नीलगिरी में आएगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 इंपॉर्टेंट स्पेसीज हम क्या ले सकते हैं, लायन टेल्ड मकाओ, ठीक है, एंड देन वी हैव सेकेंड वन नीलगिरी थार। ये तो इजी है, वैसे पूछा भी गया नीलगिरी थार के बारे में। मैं ये कहना चाहता हूं कि जस्ट सपोज कोई नेशनल पार्क इस जोन में होगा या कोई टाइगर रिजर्व, यही मोस्ट ऑफ द टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी होते हैं। यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द नेशनल पार्क, मतलब कि कहाँ उसका लोकेशन है, कौन से स्पेसीज होते हैं। 100+ नेशनल पार्क है इंडिया में। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट मतलब कि फैक्चुअली चेक कर लीजिएगा, 500 के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये तो हम बस टाइगर रिजर्व्स की अभी बात करें, कोई बर्ड सेंचुरी होगा, कोई अलग स्पेसीज के लिए होगा, हम प्रैक्टिकली इतना याद नहीं रख सकते। हमें क्या करना है, मैं आपको ओवरऑल प्रिपेयर करना चाहता हूँ। ओवरऑल क्या, बायोस्फीयर रिजर्व देख लेंगे, उसके रिगार्डिंग एनिमल्स देख लेंगे, मतलब जो लोकेशन होगा। अब ये टाइगर रिजर्व आपको 58 पता होगा स्टेट वाइज, तो ऐसे क्वेश्चन जब फ्रेम होंगे तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर पाओगे कि इस पार्टिकुलर नेशनल पार्क में ऐसी स्पेसीज, जैसे फॉर एग्जांपल नीलगिरी थार जो है ना, ये आपको नहीं दिखेगा इन नॉर्थ ईस्ट वाला कोई डाल दिया तो, मानस डाल दिया जस्ट सपोज, ठीक है, मानस नेशनल पार्क में क्या नीलगिरी थार मिलता है, ऐसा क्वेश्चन अगर फ्रेम हुआ तो आप समझ जाओगे बायोस्फीयर रिजर्व वाला, टाइगर रिजर्व वाला जो ये होमवर्क करवा रहा हूँ इसके थ्रू। एंड ये नोट्स आपका बिफोर आई मीन दिस ईयर, मतलब कि दिसंबर अभी इसी महीने में मुझे लगता है मैं कंप्लीट करा दूंगा ओवरऑल। अभी तो इंडिया वाला चल रहा है, फिर वी विल मूव टू द वर्ल्ड वाला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। तो ये 3 दिन का आपको होमवर्क है। 58 टाइगर रिजर्व जो है आपको इंक्लूड करने, शो करना है आज। अगर आपने ऑलरेडी बना रखा है इसको लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट वाइज आपको दिखा के मुझे इमेज फॉर्मेट में भेजिएगा। एंड स्ट्रीक मत ब्रेक कीजिए। पहले दिन दूसरे दिन लोग जोश में रहते हैं, तीसरे दिन से फिर ढीले पड़ने लगते हैं, नहीं, नॉट एट ऑल। और मैं आपको बिल्कुल वीडियो बना के दूंगा, इन सब पे तरीका बताऊंगा कैसे याद कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। और प्रैक्टिकली पॉसिबल तरीका बताऊंगा, ये नहीं कि हाँ ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, नहीं होता है। मैं खुद एस्पेरेंट हूँ, रहा हूँ ओवर द ईयर्स। जो मुझे समझ आता है कि मैं कर पाऊंगा वो उसी चीज की बात होगी यहाँ, एल्स फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा, ठीक है। होमवर्क मिल गया, चलते हैं आज के आर्टिकल्स पे। फर्स्ट आर्टिकल इज दिस वन। सेकेंड वन जो है हम बात करेंगे एशिया को लेकर। एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा है, पॉजिटिव जो हमें रिलेशंस रखना है एशियन जो कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, ठीक है, इंक्लूडिंग चाइना। एशियन सेंचुरी की बात हो रही है इस आर्टिकल में, ठीक है। एंड टू मच जो डिपेंडेंस है हमारा टुवर्ड्स यूएसए, उसके तरफ हमें नहीं जाना, इसी चीज को बताया है इस आर्टिकल में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, मेंस में यूज होते हैं, ठीक है।
देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, ये सीओपी को लेकर है, एंड फॉसिल फ्यूल के बारे में क्या प्लान है कुछ मेंशन नहीं किया गया, इसी को थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। देन वी हैव द फोर्थ आर्टिकल, यूक्रेन को लेकर जो नया जो है डेवलपमेंट हो रहा है, जो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर कि आगे क्या होने वाला है, यूएस क्या कर रहा है, उस चीज़ को देखेंगे। एंड फिफ्थ आर्टिकल जो है, जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो है देखा गया है, उसकी पिक्चर शेयर की है नासा, इसी को समझेंगे कि क्या होता है, इज इट द फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, और भी सारी चीज़ें सॉरी, और भी सारी चीज़ें देखेंगे। हाँ, एक और चीज़ मेरे हेल्थ को लेकर, आई मीन इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, थैंक यू सो मच। आई एम सो मतलब कि ग्लैड कि आप लोगों की वजह से आई फील सो गुड, मतलब दर्द तो है पर अच्छा लगता है यार, जो भी कहो। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा लिखते हैं, नहीं भी लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, आपके लिए भी भगवान से दुआ करूँगा कि सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, एंड सबके अंदर ना भगवान इतनी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे कि वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करे, खुश रहे, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो सेंटर हैज़ नोटिफाइड ऑल फोर लेबर कोड्स, रिप्लेसिंग 29 फ्रेगमेंटेड लेबर लॉज, ठीक है, मेनी डेटिंग बैक टू द 1930s एंड 50s। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा से जो लेबर लॉज जो थे वो टोटल 29, मतलब प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी कुछ लॉज आए लेबर जो रिलेटेड लॉज हैं, तो उसको हम जो है एक तरह से सिंप्लीफाई किया हमने, उसको चार लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया। ये चारों हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं बस आपको एक कंटेक्स्ट देना चाहता हूँ लेबर लॉज को रिगार्डिंग, आपके ये इंपॉर्टेंट है GS3 में, ठीक है। GS3 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वेटेज बहुत हाई रहती है, तो आपको ये इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। फाइन। सो 29 फ्रेगमेंटेड लेबर कोड लॉज जो है उसको 4 लेबर कोड्स में बदला गया, जिसमें कुछ लॉज जो थे प्री इंडिपेंडेंस एरा के भी थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के भी। दिस इज प्रोजेक्टेड एज द बिगेस्ट लेबर रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर खुद इस चीज को बोलते हैं कि सबसे बड़ा लेबर रिफॉर्म है इंडिपेंडेंस के बाद से। द एम इज टू सिंप्लीफाई एंड मॉडर्नाइज द लेबर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो लेबर रेगुलेशन जिस तरह से होता है उसको मॉडर्नाइज करना है, ठीक है, और सिंप्लीफाई भी करना है। एक्सपेंड सोशल सिक्योरिटी, जो सोशल सिक्योरिटी है लेबर सेक्टर को भी हमें प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। होता है ना बहुत सारी हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है, प्रोविडेंट फंड्स, ये सारी चीज़ें। इंश्योर वेज प्रोटेक्शन, वेज जो है उनका प्रोटेक्ट हो, ठीक है। इनफॉर्मल बहुत होता है हमारे कंट्री में, पता है, इनफॉर्मल सेक्टर जो है 90% के आसपास है, तो उनके लिए भी चीज़ें चैनलाइज करनी है, ठीक है, सबके लिए। एंड इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो एम्प्लॉयर साइड से भी है कि इजी बनाया जाए। तो देखते हैं चार जो लेबर कोड्स आए थे, पहला 2019 एंड बाकी 3 जो है वो 2020 में हमारे पार्लियामेंट ने इसको पास किया और एक्ट में बदल गया। और मैं आपको बता चुका हूँ नोटिफाई होने के बाद वो तब इम्प्लीमेंट होता है या इन्फोर्स होता है। बिफोर दैट बस एक लॉ पास हुआ है, पार्लियामेंट ने पास किया, अभी इन्फोर्स नहीं हुआ है। नोटिफाई होने के बाद इन्फोर्स होता है। और ये नोटिफाई 2019-20 से नहीं हो पा रहा है, इसका क्या रीज़न है? तो बेसिक रीज़न है कि लेबर यूनियंस जो है ना, उन्होंने कंसर्न रेज किया है कि इसमें ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो इंडियन जो लेबर है उनके हित में नहीं है, ज़्यादा एम्प्लॉयर के हित में, जो जॉब दे रहे हैं उनके हित में, ठीक है। ओके, सो लेट अस कम टू द कोड ऑन वेजेस। फर्स्ट वन कि मर्जेस फॉर वेज रिलेटेड, जो वेज है ना, जो उसके रिगार्डिंग 4 लॉज थे, उसको मर्ज करके ये बनाया गया। मतलब हम 29 में से 4 हटा दो तो 4 से 1 निकाला ये, ठीक है। टू क्रिएट ए यूनिफॉर्म वेज सिस्टम अक्रॉस सेक्टर्स, गारंटीज यूनिवर्सल वेजेस, मिनिमम वेजेस एंड टाइमली पेमेंट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। तो ये स्पेसिफिकली वेजेस के लिए बनाया गया, टाइमली हो, यूनिवर्सल हो, ठीक है, मिनिमम वेजेस दिया जाए, बेसिक है। देन वी हैव इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। सो इसमें क्या फोकस किया गया है? कंबाइंस लॉज ऑन ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये 3 चीज़ों पे फोकस किया गया। ट्रेड यूनियंस को के रिगार्डिंग उनके जो कंसर्न्स हैं उसको लेकर ये लॉ बनाया गया है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस क्या होंगी, जो लेबर एम्प्लॉय मतलब जॉब करते हैं, एम्प्लॉय मतलब वो जो वर्क करते हैं उनके लिए क्या कंडीशंस होंगी। एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, इस पे भी काम किया, उसके लिए भी प्रोविजंस है इस पार्टिकल लॉ के अंदर, जिसको हम कोड कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। इनेबल फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एक, ठीक है। एंड सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स फॉर ले ऑफ्स, क्लोजर्स एंड स्ट्राइक्स, ठीक है। ले ऑफ्स आपको पता ही है, जो छटनी की जाती है एक साथ ही
मास लेवल पे जो है एम्प्लॉय को ना कंपनी से निकाली जाती है, ठीक है। ओके, क्लोजर्स आपको समझ आता ही होगा, ठीक है, एंड स्ट्राइक्स आपको पता ही है। तो इन सारी तीनों ही देता हूँ, मैं बीच में रुकूंगा नहीं, ठीक है। आज जो मेरी वॉइस आप लोगों को अच्छे से नहीं आएगी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। मैं मेरी जो फ़ोन है, ये माइक जो है ना वर्क नहीं कर रही है। चलिए मैं करता हूँ कोशिश, आप इसको अच्छे से सुनिएगा। तो मैं इस लिंक को अभी तोड़ना नहीं चाहता हूँ, फाइन। सो इंटीग्रेट्स लॉज ऑन EPFO, ECSI, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ग्रेट्युटी एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। तो यहाँ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का मतलब ही है कि सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करना, उनसे उनके रिगार्डिंग जो लॉज थे, जैसे कि इसमें मेनिस्ट्रल वाला पोर्शन भी हम देख सकते हैं कि जैसे अभी न्यूज़ में है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि ऑर्गेनाइज और इनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में एक महीने में एक दिन का मेंस्ट्रुअल लीव जो है ना गर्ल्स या विमेन को दिया गया है। तो एक इसमें अपडेट देना कि कर्नाटका इज़ नॉट द फर्स्ट स्टेट टू डू इट। बिहार पहले ही कर चुका है, ठीक है, बट वो पब्लिक सेक्टर में किया था। कर्नाटका ने क्या किया, कर्नाटका ने प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर दोनों में कर दिया है, फाइन। देन वी हैव ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 का है, एंड यहाँ पे 13 लॉज को कंसोलिडेट किया गया है ऑन वर्क प्लेस सेफ्टी। मतलब यहाँ पे वर्क प्लेस पे सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हेल्थ वर्किंग कंडीशंस, अपडेट स्टैंडर्ड्स ऑन सेफ्टी, वर्किंग आवर्स, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर फैसिलिटीज। सो बेसिकली सेफ्टी जो है, हेल्थ विमेन सेफ्टी की भी बात है, एंड वर्किंग कंडीशंस कैसे होंगी, इनके लिए 13 लॉज को जो है इंटीग्रेट या कंसोलिडेट किया गया है। समझ गए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये लेबर कोड लाने की। कंसोलिडेशन पहला है, मर्ज 29 स्कैटर्ड लॉज इनटू 4 स्ट्रीमलाइन कोड्स फॉर क्लैरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। मतलब कि सिंप्लीफाई कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन वर्ड अलग से है यहाँ पे। रिड्यूस कॉम्प्लाइंस बर्डन, इंड ओवरलैपिंग प्रोविजंस एंड ब्रिंग यूनिफॉर्म डेफिनेशन अक्रॉस लॉज। फिर फॉर्मलाइजेशन पे फोकस है, एक्सपेंड सोशल सिक्योरिटी एंड गिग प्लेटफॉर्म एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उनके भी कंसर्न्स, उनके भी जो इशूज हैं इसमें एड्रेस करने की कोशिश की गई है। एंड देन वी हैव लेबर वेलफेयर, इंश्योर मिनिमम वेजेस, टाइमली पेमेंट, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वुमेन्स पार्टिसिपेशन एंड जॉब सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब लेबर वेलफेयर पे भी फोकस किया गया। मतलब 5-6 पॉइंट्स जो आप मेंस के लिए, स्पेशली मेंस नोट्स जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स के पर्पज से इसको निकाल सकते हो। पहला कंसोलिडेशन, दूसरा सिंप्लीफिकेशन, तीसरा फॉर्मलाइजेशन, इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर सकते हो। फोर्थ वन इज लेबर वेलफेयर, ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहाँ पे हम की एम्प्लॉयर की बात करेंगे जो आपको जॉब दे रहा है। मॉडर्न रेगुलेटरी आर्किटेक्चर इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड ये आज का TDF का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स का ये है, इसको आपको बताना है, फाइन। चलते हैं हम अगले आर्टिकल पे। सो दिस आर्टिकल इज अबाउट IR से, IR के रिगार्डिंग है, इंडिया का क्या अप्रोच होना चाहिए, करेंट जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट है या आज का जो जियो पॉलिटिक्स में है, उस पर ये आर्टिकल लिखा है फॉर्मर जो डिप्लोमैट इंडिया के मुकुल सानवल साहब ने, ठीक है। देखते हैं क्या है। इंडिया मस्ट रीओरिएंट इट्स फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स एशिया where the real economic and strategic center of gravity of the 21st century lies, ठीक है, rather than relying on western led alignments। so उनका कहना है कि हमें रियल इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक जो सेंटर है ऑफ ग्रेविटी ऑफ 21st सेंचुरी, उधर की ओर हमें ना रीओरिएंट करना चाहिए, रैदर वेस्टर्न लेड अलाइनमेंट जिसको USA लीड करता है। अब आपको पता होगा कि अगर 200 सालों को हटा दो या 300 सालों को हटा दो, तो वर्ल्ड में एशिया ही लीड की हिस्टोरिकली लीड कर रही थी,
कर रही थी। मतलब कंट्रीब्यूशन अगर बस चाइना इंडिया का दिखा दो तो वो इट विल बी मोर देन 50% एट आई थिंक 15th सेंचुरी की अगर बात की जाए। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो आई वाज सेइंग कि भारत और चाइना एक तरह से दुनिया को लीड कर रहा था एंड हिस्टोरिकली करता आया है। बट लास्ट 3 मतलब सेंचुरी में अगर देखो तो वेस्ट ने उसका संभाल लिया। फिर मतलब 3 या 5 सेंचुरी कह लो, 4-5 सेंचुरीज। बट अगेन 21st सेंचुरी को कहा जा रहा है एशियन सेंचुरी। अगर 2050 की बात करें तो इंडिया विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर चाइना। तो जो हो रहा था वो रिपीट वापस हो रहा है। मतलब कि जो नेचुरली पहले था वही चीज़ें हो रही है, शिफ्ट हो रही है। तो ऑथर का कहना है कि रैदर हम यूएस जो अभी फ्रैगमेंटेड है, यूएस लेड जो अलाइनमेंट्स हैं उसके तरफ फोकस करने से मच बेटर है। और वो कई आर्ग्यूमेंट्स इसके लिए दे रहे हैं कि क्यों हमें रीओरिएंट करनी चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को और हमें मूव करना चाहिए टुवर्ड्स जो एशियन कंट्रीज हैं, स्पेशली चाइना एंड ऑल। ठीक है, और कॉशन जो कॉशियस अप्रोच है चाइना को लेकर ये भी बताया अच्छे से। लेट अस सी चेंजिंग ग्लोबल कंटेक्स्ट। अगर देखो तो एससीओ मीट हुआ, G2 जो है आपको देखने को मिला। अब एससीओ समिट तो पता ही है कि चाइना लेड एक ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया एज वेल एज पाकिस्तान भी है। ठीक है, दूसरा है G2, आपको पता होना चाहिए। ग्रुप 2 इसको बराक ओबामा के टाइम में ही प्रोपगेट किया गया था, जिसमें कि यूएसए, दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी, चाइना। ये मतलब एक अप्रोच है यूएस का फॉरेन पॉलिसी का कि दोनों को साथ आना चाहिए, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, सो पावर शिफ्टिंग टू एशिया नॉट द वेस्ट। सो एससीओ में तो आपको दिख ही रहा है कि एशियन कंट्रीज है मेनली। G2 में यूएसए का अप्रोच है टुवर्ड्स चाइना और कह लो एशिया। मतलब इंपॉर्टेंस चाइना को दी जा रही है G2 के थ्रू, या कह लो एशिया को। ठीक है, यूएस ओपनली प्रायोरिटाइज पुलिंग इंडिया अवे फ्रॉम चाइना एंड रशिया। यूएसए का जो पॉलिसी है उसमें आपको दिख जाएगा कि वो क्लियरली जो है इंडिया को मतलब कि इधर की ओर अपनी साइड लाना चाहता है, रशिया और चाइना से दूर। ठीक है, इंडिया एसर्ट्स स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, और इंडिया जो है यही चाह रहा है कि अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मतलब हमारी इंडिपेंडेंस रहे, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करने के लिए हम इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले, किसी के दबाव में ना आए। ठीक है, इंडिया एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। हम जो है एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, कैसे इंडिया बिकमिंग अ मेजर इकोनॉमी, इसमें कोई डाउट नहीं है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आई थिंक 2-3 ईयर्स के अंदर वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएसए एंड चाइना। यूएस रिड्यूसिंग मल्टीलैटरलिज्म, ये भी एक है ग्लोबल लेवल पे देखो तो यूएस जो है ना मल्टीलैटरलिज्म वाले जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहा है। WTO हो, IMF हो या यूनाइटेड नेशन हो, इन सब में यूएस जो है ना कुछ अरंगा लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया मस्ट बैलेंस चाइना। ओके, ट्रस्ट बट वेरीफाई, ये भी उन्होंने कहा, कॉशन भी दिया कि ट्रस्ट कीजिए आप चाइना पे, बिल्कुल कीजिए, बट वेरीफाई करते रहिए एंड डिपेंड टाइज विथ रशिया। ये भी कह रहा है कि रशिया के साथ भी आप अपने लॉन्ग टर्म जो है डिफेंस पार्टनरशिप को जो है और ज़्यादा डिपेंड कीजिए। कैसे कर सकते हैं? कोलैबोरेट कर सकते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इस तरीके से। एशिया हैज़ न्यू सेंटर। एशिया 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है दुनिया का, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। देख लो मतलब चाइना, सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, एशियन टाइगर्स को भी इसमें इंक्लूड मैं कर रहा हूँ, वियतनाम। ठीक है, ये कंट्रीज जैसे किस तरह से आगे बढ़ रही हैं टेक्नोलॉजिकली, खास करके इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली। ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। ब्रिक्स, एससीओ, आसियान, इंक्रीजिंग रेलिवेंस। रीजनल रूल्स जिसमें कि RCEP है, WTO रिफॉर्म्स हैं, इस पर भी एशिया का जोड़ रहा है, वो चाह रहे हैं रिफॉर्म हो। और RCEP जो है सबसे बड़ा दुनिया का जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन एशियन कंट्रीज। ठीक है, जिसमें इंडिया इज नॉट अ पार्ट। विल बी सेव्ड मोर बाय एशिया देन US या EU। मतलब EU जो है रेलिवेंस खो रहा है, एशिया जो है एक तरह से उसकी रेलिवेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, एशियन कंट्रीज की, तो हमें इधर ही शिफ्ट करना चाहिए। रादर हमें भरोसा करना चाहिए वेस्टर्न मतलब कि
क्या कह सकते हो, वेस्टर्न जो डोमिनेटेड अलायंस रही है उससे हमें निकलना पड़ेगा, उसके तरफ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है. नीड फॉर एशियन स्ट्रैटेजी, इंडिया शुड अडॉप्ट पार्टनरशिप डिप्लोमेसी नॉट ब्लॉक पॉलिटिक्स. ठीक है, पार्टनरशिप डिप्लोमेसी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं. हिस्सों में बट गया, दो हिस्सों में दुनिया बट गई, जैसे होता था कोल्ड वॉर के समय. एक है रशियन यूएसएसआर वाला ब्लॉक, एक है कोल्ड वॉर वाला. हमें पार्टनरशिप डिप्लोमेसी पे फोकस करना चाहिए. ठीक है. देन वी हैव न्यू रूल्स, लेस गन बोट डिप्लोमेसी, मोर कनेक्टिविटी, डिजिटल इकोनॉमी, क्रिटिकल टेक कॉपरेशन, इसकी तरफ हमें बढ़ने की ज़रूरत है. न्यू रूल्स में यही बताया है. फाइन. मैं अब एक बार चेक करता हूँ मेरा स्पीकर अब सही है कि नहीं. ठीक है, आई होप हो जाए, वर्क कर जाए. आप लोगों को परेशानी हो रही है, माफ़ कर दीजिए. मैं लेटा रहता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ ना, इसकी वजह से आजकल ये जो इसको करना होता है ना चार्ज, वो मैं भूल गया, इसकी वजह से हुआ दिक्कत. नहीं तो हार्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है. इट इज़ मतलब ये नीडेड है अभी अभी के लिए. नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन डेटा सॉवरेनिटी, लोकल टेक इनोवेशन एंड डिफेंस सेल्फ रिलायंस. ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा. उसके बाद चाइना एडजस्टिंग सी पैक, यूएस पाकिस्तान बांग्लादेश मूव्स रिक्वायर इंडिया टू रिकैलिब्रेट. हमें रिकैलिब्रेट करने की भी ज़रूरत है. जिस तरह से चाइना जो है सी पैक में आप देख सकते हो कि एडजस्ट कर रहा है अपने आप को पाकिस्तान के साथ, तो ये जो इशूज़ हैं इसको भी हमें देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से रियल पॉलिटिक की बात हो रही है. ठीक है, मतलब जो इशूज़ इंडिया फेस कर रहा है इन दिस फॉर्म. फाइन. फिर उसके बाद वी हैव डिफेंस एंड टेक रीओरिएंटेशन. अब इसकी बात हम देख लेते हैं. रिड्यूस इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स, बूस्ट एआई, ड्रोन्स, मिसाइल्स, नेवल स्ट्रेंथ, इंडिजीनियस कैपेबिलिटी, फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड फ्यूचर आउटलुक की भी बात की गई. तो हमें डिफेंस एंड टेक रीओरिएंटेशन की बात मतलब उस पर फोकस करना इंडिया को. इंपोर्टेड जो प्लेटफॉर्म्स जो है, रिड्यूस इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स, बूस्ट एआई, ड्रोन्स, मिसाइल्स, नेवल स्ट्रेंथ, इन सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए. ठीक है. देन वी हैव फ्यूचर आउटलुक भी इन्होंने दिया है. टू अचीव डबल डिजिट ग्रोथ एंड ग्लोबल रेलिवेंस, इंडिया मस्ट एंकर इट सेल्फ इन एशियन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क्स. तो एशिया का जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड द थर्ड वन इज टेक्निकल नेटवर्क्स में आपको खुद को अलाइन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ये सॉल्यूशंस ये दे रहे हैं कि हमें इस तरह से बढ़ना चाहिए. फाइन, चले आगे चलते हैं. फिर द थर्ड आर्टिकल ऑफ द डे इज सिंपल है. COP30 में क्या है कि द ड्राफ्ट फाइनल एग्रीमेंट इंडिया कॉल द कवर टेक्स्ट. कवर टेक्स्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे जो कंसेंसस जो बनी, जो मीटिंग हुई लास्ट 10 डेज में COP30 में, जो ब्राज़ील में हो रहा था या हो रहा है कह लो, इसमें क्या क्या आउटकम आएगा हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. अभी मैंने इसको एज ए मतलब जो सिंपल डेवलपमेंट है उसको मैंने इंक्लूड किया है आज जो न्यूज़ में दिखा मुझे. ठीक है, तो उसी को लेकर जो कवर टेक्स्ट आया है ना, दैट वाज रिलीज्ड एट COP30 डिड नॉट इंक्लूड एनी टाइम अबाउट रिड्यूसिंग और इनेबलिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स को टाइम फेज आउट करना या फेज डाउन करना. आपको मैंने कल बताया था फेज आउट का क्या मतलब होता है और फेज डाउन का क्या मतलब होता है. इंडिया किस चीज़ के फेवर में है बताना? फेज आउट के फेवर में है फॉसिल फ्यूल्स के कि फेज डाउन के फेवर में? आप बताओ इसको. फाइन, क्वेश्चन है आज का. So developed countries like EU and USA wanted the draft to clearly say countries must move away from fossil fuels on a clear timeline. EU, USA चाहता है कि टाइमलाइन एक फिक्स हो और जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं उसको मतलब एक टाइमलाइन के अंदर उसे बंद करिए आप लोग सब मिलकर. ये EU एंड US चाहता है. बट डेवलपिंग कंट्रीज क्या चाहते हैं या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज क्या चाहते हैं कि हम इसे धीरे धीरे करें, ग्रेजुअली करें. इसको फेज डाउन कहते हैं. ठीक है, फेज आउट ये है पहला वाला. क्योंकि इनकी ना ओवर डिपेंडेंस है अभी इन सोर्सेस पे, फॉसिल फ्यूल्स पे. रीज़न बिंग कि इनके पास वो उतनी क्लीन टेक्नोलॉजीज अभी इन्होंने डेवलप नहीं की है या फाइनेंसेस का इशू है. ठीक है, तो ये चाहते हैं ग्रेजुअली हो. अब दोनों के जो कंसर्न है ना एड्रेस नहीं हुआ कवर टेक्स्ट में. ना तो टाइमलाइन की बात की गई ना फेज डाउन की बात की गई. तो दोनों ने इस चीज़ को उठाया है, दोनों साइड से ही उठा है. ठीक है. So because of this disagreement, the COP30 presidency Brazil released a draft without any mention of fossil fuels, hoping to avoid a fight.
मतलब कि इलॉजिकल है। आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। फोर्थ आर्टिकल है यूक्रेन को लेकर, जो यूएसए करने की कोशिश कर रहा है कि द आर्टिकल डिस्कसेस अ न्यू यूएस पीस प्लान प्रपोज टू इन द रसिया यूक्रेन वॉर। दिस प्लान आस्क यूक्रेन टू गिव अप सम टेरिटरी टू रसिया एंड, देखो सिंपल है, आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग हुई थी अलास्का में व्लादिमीर पुतिन को लेकर, तो उसमें यही आया था कि रसिया जो है ना टेरिटरी जो है अक्वायर कर लिया है लास्ट 3 ईयर्स में, उसको छोड़ना नहीं चाह रहा है, तो वो उससे पीछे हटने को तैयारी ही नहीं है पुतिन। अब जो सॉल्यूशन निकल के ट्रंप ला रहे हैं कि कह रहे हैं कि या तो आप अपनी टेरिटरी छोड़ दो, यूक्रेन को बोल रहे हैं, या हम आपको छोड़ देंगे, 2 ही चीज़ है। तो अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो जेलेंस्की है उनके लिए, बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन, जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है सेज यूक्रेन इज फेसिंग अ वेरी पेनफुल चॉइस, ईदर एक्सेप्ट द यूएस प्लान विच मीन्स लूजिंग टेरिटरी एंड नेशनल डिग्निटी। टेरिटरी जो है वो नेशनल डिग्निटी से कनेक्टेड है ना, हमारी भी उसी तरीके से ना, हम ऐसे ही सोचते हैं। एंड सेकेंड वन इज रिजेक्ट द प्लान, या तो प्लान को ही रिजेक्ट कर दो, और इससे क्या होगा, इसका क्या है कंसिक्वेंस कि यूएस सपोर्ट आपको खत्म हो जाएगा, और यूएस अगर सपोर्ट करना खत्म कर लिया तो रसिया और आपके कंट्री में जो टेरिटरी है और अंदर आएगी, इन्वेट करेगी एंड टेरिटरी साथ ही आएगी। ठीक है, तो एक तरह से बोलते हैं ना विन विन सिचुएशन रसिया के लिए है, और लूज लूज सिचुएशन कह सकते हैं यूक्रेन के लिए। ठीक है, रसिया एंड यूएसए एंड यूरोपियन लीडर्स ऑल रिएक्टेड cautiously and the situation is diplomatically sensitive। फाइन, नई डेवलपमेंट थी, बता दिया आपको। अब आते हैं हम एटलस को लेकर। 3I क्या है? सो नासा रिलीज न्यू इमेजेस ऑफ कॉमेट 3I एटलस, द थर्ड नॉन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। क्या होता है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट? ये मैंने बताया है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं बने हैं, मतलब कहीं और से क्रिएट हुए हैं और हमारे सोलर सिस्टम में वो आ गए हैं। ठीक है, ओरिजिनेटेड बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, नॉट बाउंड टू द सन्स ग्रेविटी, इजेक्टेड स्लिंग सॉर्टेड फ्रॉम द अदर सिस्टम और बाय कोलोजन्स। मतलब कि सोलर सिस्टम जो है ना, सन की जो सिस्टम है कह लो, जिसमें कि इतने सारे 8 प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स होते हैं, बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, तो उससे बाहर से कोई इंटर हमारे सिस्टम में करता है। ठीक है, तो ये तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया, तो तीसरे का इमेज जो है ना नासा ने शेयर किया, जिसका नाम है 3I या एटलस। इंटरस्टेलर ये कॉमेट है। कॉमेट क्या होता है? सिंपल, एन आइसी डस्टी बॉडी दैट ऑर्बिट्स द सन एंड फॉर्म्स अ ग्लोइंग टेल व्हेन हीटेड। ठीक है, एक आइसी डस्टी बॉडी होता है, मतलब कह लो डस्ट से बना हुआ। ठीक है, दैट ऑर्बिट्स द सन, सन को ऑर्बिट करता है, फॉर्म्स अ ग्लोइंग टेल व्हेन हीटेड। फाइन, देन वी हैव आइडेंटिफाई कैसे किया गया इसे, तो सोलर सिस्टम बॉडीज क्लोज्ड कैसे इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं जो सन के अराउंड होते हैं, और इनका जो पाथ होता है ना इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का, वो ओपन हाइपरबोलिक ऑर्बिट होता है। सन्स ग्रेविटी कैन नॉट रिटेन देम। ठीक है, ये आते हैं फिर चले जाते हैं, रिटेन नहीं कर सकते हैं, तो इनका पाथ ही हाइपरबोलिक होता है। इससे पता चल जाता है कि ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। एंड ये फर्स्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए, दिस वॉज द फर्स्ट वन एंड दिस वॉज द सेकेंड वन। ओके, तो क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, अगर पूछा तो पहला ऐसा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आपको दिखा। ठीक है, कम चांसेस है, दिस इज द थर्ड वन। नोट्स बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है। वाई इंपॉर्टेंट? रिवील हाउ अदर प्लानिटरी सिस्टम फॉर्म, जो सोलर सिस्टम के अलावा जो प्लानिटरी सिस्टम है कैसे बना, प्रोवाइड क्लूज ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स, एक्स्ट्रा स्टेलर मटेरियल्स एंड हेल्प स्टडी ऑब्जेक्ट मूवमेंट बिटवीन स्टार सिस्टम। इन तीनों में मदद करता है। ठीक है, सो दिस इज इट, आज का यही है। मिलते हैं हम कल। एंड जो आपको इशूज़ आए उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हेल्थ एक रीज़न बना है जिसकी वजह से मैं फुल्ली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अपना मैप और TTF वाला होमवर्क बिल्कुल शेयर करना। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम मंडे को। ठीक है, थैंक यू।